नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरे प्यारे बच्चों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर को हम करने वाले हैं। वो है हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था थॉमसन परमाणु मॉडल के बारे में, जहां पर हमने देखा था कुछ इलेक्ट्रॉन वगैरह की डिस्कवरी में। ठीक है, फिर थॉमसन परमाणु मॉडल देखा था। थॉमसन परमाणु मॉडल में क्या कहता था कि परमाणु एक धनावेश का एक भाई गोला था, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो क्या होते थे, ऋणावेशित कण थे, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। और ओवरऑल जो चार्ज था परमाणु के ऊपर वो क्या था, हमारे बात अगर बात करें वो था उदासीन। ठीक है, तो इसी के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। वहां पर हमने कई सारे ड्रॉबैक्स भी देखे थे। वहां पर ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो वो स्थिर है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक जगह से अगर हम बात करें दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, वो क्या है, स्थिर है, स्टेशनरी है। इनके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। ठीक है, आज वही हम उसी अगर हम बात करें बात को आगे बढ़ाएंगे और एक बहुत ही प्यारा अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, जो है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। कौन सा परमाणु मॉडल? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, या फिर तुम बोल सकते हो या रदरफोर्ड का, है ना, रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, है ना। कौन सा है प्रयोग? अगर हम बात करें स्वर्ण प्रयोग, पत्र प्रयोग, जिसका हम बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वही हम उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली क्या किया था इन्होंने गोल्ड फॉइल के साथ, है ना, उसके बारे में हम अगर बात करें थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो जैसा कि तुम्हें पता है, मैं हूं पंकज बौरासी और हम फोड़ने वाले हैं इस टॉपिक को बड़े आसानी तरीके से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज दिखाऊं। ठीक है, वो क्या है, ध्यान से देखो। थॉमसन परमाणु मॉडल में, है ना, जिसको हमने प्लम पुडिंग मॉडल कहा था। ठीक है, इस तरीके की बात कही थी कि भाई जो प्लम पुडिंग मॉडल में हमने क्या कहा था, एक धनावेशित पूरा के पूरा चार्ज एक अगर हम बात करें गोला था, उसके अंदर ये ऋणावेशित अगर हम बात करें कण ऐसे बिखरे हुए थे। ठीक है, ऐसे वितरित थे, जिसको हमने थॉमसन परमाणु मॉडल किया था। ठीक है, इसी के बारे में अपन ने इस तरीके से डिस्कशन किया था। क्या था कि थॉमसन ने क्रिसमस पुडिंग के समान एक परमाणु का मॉडल प्रस्तावित किया। ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय उदासीन के रूप में होता है, जैसे कि हमने पूरा से अच्छे से डिस्कशन किया था। जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोलों में तरबूज के बीज की तरह लगे रहते हैं, लगे होते हैं। यही बात हमने क्या करी थी, डिस्कस करी थी। ठीक है, जिसको मैंने क्या कहा था, तरबूज मॉडल भी कहा था, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी हमने इसे कहा था। ठीक है, याद है तुम लोगों को? बढ़िया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली क्या है बेटा, आज की कहानी में क्या है, आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड की। किसकी बात करेंगे? हम आज बात करेंगे रदरफोर्ड की। बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट जिसने ना बहुत ज़्यादा अगर बात करें, बेसिकली हम क्या करते हैं, इतने सारे है ना डिस्कवरीज या इतने फेल्यूर मॉडल्स को क्यों पढ़ा कर रहे हैं, है ना। हम चाहते तो डायरेक्ट सीधा सीधा अच्छा मॉडल भी अगर हम बात करें पढ़ लेते, है ना, जो सबसे सही है, जो सबसे सर्वोत्तम है। बट क्या है, इन गलत मॉडल्स में कई बातें ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आने वाले अगर बात करें मॉडल्स के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने शुरू में क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित कण है, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। फिर हमने देखा था कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ डिस्कशन नहीं किया था। बट जो एटम है ना, एटम के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज देखा था। ठीक है, मतलब एक पूरा के पूरा जो गोला था वो पॉजिटिवली चार्ज था, वो धनात्मक आवेश वाला था, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्या कहते भाई, तरबूज में जिसे बीजे के समान क्या कहते, वितरित थे। यही था, यही सारी चीजें हमने देखी थी। अब अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं कि रदरफोर्ड ने ऐसी क्या चीज बताई। रदरफोर्ड ने यह करा कि इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते हैं स्वर्ण पत्र एक्सपेरिमेंट, है ना, स्वर्ण पत्र प्रयोग, है ना, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हुआ क्या था, मैं तुम्हें बताता हूं। लगभग 30 अगस्त 1871 को स्प्रिंग ग्रोव का जन्म हुआ था, है ना। पहले जन्म की बात कर लेते हैं। फिर दूसरी अगर मैं तुम्हें बात बताऊं, उन्हें परमाणु भौतिकी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। मतलब जो एटॉमिक अगर हम बात करें फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स के जो फादर है वो है हमारे रदरफोर्ड, परमाणु भौतिकी के पिता। ठीक है, हाँ भाई। फिर एक बहुत ही प्यारी लाइन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, वह रेडियो धर्मिता, है ना, रेडियो एक्टिविटी की बात करें, पर अपने काम और सोने की पतली पत्र के प्रयोग से परमाणु के अणु की खोज, परमाणु के अगर हम बात करें अणु के खोज के लिए प्रसिद्ध है ना। परमाणु के नाभिक, नाभिक लिखो, है ना, यहाँ पर क्या लिखोगे, परमाणु के नाभिक, है ना, क्या लिखोगे, परमाणु के नाभिक, नाभिक
की खोज के लिए प्रसिद्ध है ना, इसलिए ये प्रसिद्ध थी कि इन्होंने परमाणु के नाभिक की क्या करी थी, खोज करी थी, न्यूक्लियस की खोज करी थी। ठीक है, फिर लास्ट जो मतलब एक बहुत ही प्यारा जो पॉइंट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें 1908 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। किस में मिला? केमिस्ट्री में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। तो पहली बात तो इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1908 में, वो भी किसमें? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। इन्होंने परमाणु के नाभिक की डिस्कवरी करी थी, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बड़ा ही प्यारा सा एक अगर हम बात करें पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पक्का? चलो अब बढ़े आगे। हाँ, अब बेसिकली मैं तुम लोगों को एक बात बताएं कि अर्नेस्ट जो रदरफोर्ड को है ना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को अगर मैं बात करूं, ठीक है, कहाँ गया भाई? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ यही रहा, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे अगर बात करें अर्नेस्ट रदरफोर्ड को ये जानने की है ना, ये जानने की अगर हम बात करें बहुत रुचि थी। ठीक है, हाँ तो मैं दिखाते हैं। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को ये जानने में रुचि थी कि एक परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसे होती है। मतलब उन्हें एक बहुत अंदर से अगर बात करें जिज्ञासा, मतलब अगर बात करें जिज्ञासा थी कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं, है ना, कैसे अरेंज होते हैं। पहली बात तो थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या थे? फिक्स थे, है ना, क्या थे? फिक्स थे। जैसे एक तरबूज रहता है, तरबूज में जितना लाल लाल पार्ट है, जितना भी लाल लाल पार्ट है वो धनावेशित अगर बात करें पार्ट है, उसके अंदर जो ऋणावेशित बीज है ना, उस तरीके से अरेंज है। बट इनका दिमाग बहुत तेज चल रहा था कि भाई ये जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, क्या थॉमसन सही है? इससे रिलेटेड इन्होंने एक अगर हम बात करें प्रैक्टिकल किया ना, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक है, हाँ भाई, तो रदरफोर्ड ने इसके लिए एक प्रयोग तैयार किया। क्या किया? एक प्रयोग तैयार किया, है ना, बड़ा ही प्यारा। इसमें प्रयोग में 30 गति से चलने वाले अल्फा कणों को एक पतली स्वर्ण पत्र पर गिराया गया। देखो अल्फा कण क्या होते हैं भाई? अल्फा कण का एक धनात्मक आवेशित कण है जिसमें अगर बात करें 2 इकाई धनात्मक आवेश और 4 इकाई द्रव्यमान होता है। देखो मैं अगर तुम्हें बताऊं, तुमने सुना है हीलियम, है ना, मैंने तुम्हें बताया था हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 2, और इसका परमाणु जो भार होता है वो होता है 4, मतलब द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? 4 होता है। तो क्या होता है कि इस हीलियम से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो इसका परमाणु क्रमांक तो कितना है? 2, है ना, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 4। ये पता चलना चाहिए तुम्हें। ठीक है, हाँ अभी बताएंगे परमाणु द्रव्यमान, है ना, हमने अच्छे से डिस्कशन किया किसका कितना होता है, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। परमाणु अगर बात करें भार जो होता है इसका वो कितना होता है, या द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? 4। इसमें से मैं अगर बात करें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, क्या कर दूं? 2 इलेक्ट्रॉन मैं इसमें से निकाल दूं। ठीक है, तो बेसिकली जो हीलियम होता है, जो हीलियम होता है, इस हीलियम में से अगर हम बात करें इसके ऊपर जब मैं +2 आवेश ला दूं, क्यों? क्योंकि इसका अगर हम बात करें जो धनात्मक आवेश कितना है? 2, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है, ध्यान से सुनना, परमाणु जो द्रव्यमान है वो इसका होता है कितना? 4। कितना होता है? 4। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले, है ना, अगर तुमसे कोई पूछ ले, आयन तो तुम्हें याद है ना, हीलियम +2 आयन जो होता है, हीलियम +2 आयन जो होता है उसे ही हम कहा करते हैं अगर हम बात करें अल्फा कण। क्या कहा करते हैं? इसे हम कहा करते हैं अल्फा कण, है ना, अल्फा कण इसको हम कहा करते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बड़ी प्यारी सी इंफॉर्मेशन है कि अल्फा कण क्या होते हैं? वो होते हैं हीलियम +2 आयन जिसके अंदर 4 इकाई द्रव्यमान होता है और 2 इकाई धनात्मक आवेश होता है। और इसकी बौछार करी थी उन्होंने किस पर? एक अगर हम बात करें एक पतली स्वर्ण पत्र पर, एक पतली स्वर्ण पत्र पर, एक अगर हम बात करें थिन गोल्ड फॉइल पर, थिन गोल्ड फॉइल पर इन्होंने क्या करी थी? बौछार करी थी। क्या करी थी? बौछार करी थी, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। पक्का? चलो बढ़े आगे। चलो अब स्वर्ण पत्र प्रयोग के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। चलो मैं दिखाता हूं। ठीक है, पहली बात तो हम क्या लेते हैं? एक अल्फा किरणों का स्रोत लेते हैं। क्या क्या लेते हैं? अल्फा किरणों का स्रोत लेते हैं, है ना, अल्फा किरणों का हम क्या लेंगे? एक अगर हम बात करें स्रोत लेंगे, सोर्स लेंगे। ये एक हमारे पास तो स्रोत है जिसमें क्या निकलती है? अल्फा रेज निकलती है, अल्फा किरणें निकलती है ना, या फिर बोल सकते हो अल्फा कण यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, अल्फा किरणें किससे मिलकर बनी होंगी? अल्फा कणों से मिलकर बनी होंगी। ठीक है, तो अल्फा कणों की अगर हम बात करें, हमने क्या ले लिया है? एक स्रोत ले लिया। ठीक है, और एक पतली, एक बहुत पतली अगर बात करें, स्रोत के सामने एक पतली सोने की पन्नी रखें, है ना, पन्नी रखें। ठीक है, हाँ
क्या रखना है, एक पनी रखना है। और हमारे पास क्या है, ये धनावेशित कणों की एक किरण है ना, किसकी किरण है, एक किरण है धनावेशित कणों की किरण है। या फिर मैंने तुम लोगों को बताया हीलियम +2 आयन, He के ऊपर +2 आयन की अगर बात करें, ये क्या है, किरण है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये जो स्वर्ण पत्र है ना, अगर हम बात करें इसको चारों तरफ से अगर हम बात करें, हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया, क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो अल्फा किरणों को अगर बात करें पता लगाने के लिए एक स्क्रीन रखी है हमने, क्या रखी है, एक स्क्रीन रखी, जिसके ऊपर अगर हम बात करें जिंक सल्फाइड का लेपन था, किसका था, जिंक सल्फाइड का लेपन था, है ना। वो क्या होता है अगर हम बात करें, मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे ही अगर हम बात करें, यहां पर कोई चीज टकराएगी, यहां पर जैसी कोई क्या करेगी, ये यहां पर जैसे ही कोई चीज टकराएगी, वहां पर क्या बन जाएगा, मार्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मार्क बन जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, तो ये अगर हम बात करें, हमने एक रखी कि सोने से पतली बनी एक पतली चादर थी, ठीक है ना। और उसके ऊपर अगर हम बात करें, अल्फा कण हम क्या करने वाले हैं, बौछार करने वाले हैं, है ना। क्या करने वाले हैं, अल्फा कणों की बौछार करने वाले हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है। सबसे पहले हमने अल्फा कणों का स्रोत लिया, एक गोल्ड फॉइल ली, इसके चारों तरफ हमने एक स्क्रीन रख दी है, क्या लगा दी, अगर बात करें अल्फा किरणों का पता लगाने के, हमने क्या लगा दी, स्क्रीन लगा दी, है ना। और जिसके ऊपर क्या होता है, ZnS का अगर हम बात करें लेपन होता है। क्या होता है, ZnS का क्या होता है, हमारे पास लेपन होता है। तो पूरा सेटअप जो है वो आप अच्छे से अगर हम बात करें, इसे देख लो, है ना। पूरा सेटअप जो है ना, वो अच्छे से क्या करते हो, तुम देख लो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिकली क्या था सबसे पहले, ठीक है। हाँ, हो गया, ठीक है। ये आप बेसिकली तुम्हें क्या करना होता है, इन सभी चीज़ों को अगर हम बात करें, इन सभी चीज़ों को तुम्हें क्या करना होता है कि ध्यान रखना होता है ना। सभी चीज़ों को नोट्स वगैरह पता होना चाहिए तुम्हें, नोट्स बनाना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो अगर हम बात करें, तुम्हें मज़ा आएगा। और अगर नोट्स नहीं बनाते हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, कभी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, चलो आगे आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। अब क्या होगा कि हम अल्फा कणों के इस पर क्या करेंगे, बौछार करेंगे, क्या करेंगे, बौछार करेंगे, ठीक है। चलो, तो जैसे ही मैंने अल्फा कणों की अगर हम बात करें बौछार करी, है ना, तो पहली किरण सोने की चादर से होकर गुजरती है। पहली किरण एकदम सीधे निकल गई, क्या कर गई, अगर हम बात करें पहली किरण, अगर हम बात करें एक सीधे तरीके से निकल गई, जैसे कि ये आई यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल सीधे निकल गई। कहाँ निकल गई, बिल्कुल सीधे निकल गई, अल्फा किरण का स्रोत था, ठीक है। और पहली किरण जो सोने की अगर हम बात करें चादर थी, उससे सीधी की सीधी अगर हम बात करें निकल गई। तो आइए एक सरल प्रयोग से करके इसके पीछे का कारण देखें, ठीक है। हाँ, क्या देखेंगे, अगर हम बात करें तो पहली किरण जो थी वो सोने की चादर से होकर गुजरती रही है ना, सीधे निकल गई। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो समान आवेश होते हैं, क्या होते हैं, जो समान आवेश होते हैं, वो होते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब आवेश तुम समझ रहे हो, है ना? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं वहां पर अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, प्रतिकर्षण का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, या आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब एक क्या होगा कि जब भी धनात्मक धनात्मक आवेश सामने आएंगे तो वो क्या होंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो हीलियम जो +2 आयन है या जो अल्फा कण है, उनके ऊपर धनावेशित कण होता है। जब वो गोल्ड के परमाणु के भीतर से निकल रहे होंगे तो तुम खुद सोचो, तुम खुद सोचो भाई। ज्यादातर थॉमसन ने ये बताया था कि ज्यादातर अगर हम बात करें, जो परमाणु है वो पूरा की पूरा एक गोलाकार अगर हम बात करें स्फीयर है, जिसके अंदर पूरा की पूरा वो धनावेश रखता है और उसके अंदर ऋणावेशित कण है ना। तो इसको डिफ्लेक्ट होना था, पर ये तो क्या कर गया, सीधा निकल गया। क्या कर दिया, सीधा निकल गया। और जब इन्होंने ऐसी किरण को भेजा तो एक ऐसा उन्होंने पाया कि भाई ज्यादातर जो परमाणु का भाग है वो क्या है, खाली है ना, क्या है, खाली है। तभी तो वो सीधे निकल गई, नहीं तो भाई इधर उधर मुड़ जाती, पर वो क्या हो गई, सीधे निकल गई। सो पहली किरण सोने की किरण चादर से अगर बात करें, सॉरी, पहली किरण सोने की चादर से होकर गुजरती है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। अब तुम्हें एक एक्टिविटी घर पे करना है, क्या करना है, ये बागड़ तो तुम लोगों ने देखी होगी। बागड़ में देखो छोटा छोटा एम्प्टी स्पेस होता है और छोटा छोटा अगर हम बात करें खाली स्पेस होता है। यहाँ पर से ये लड़का है ना पत्थर फेंकेगा या तुम भी पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा, है ना। अगर ये खाली वाले हिस्से से ये पत्थर फेंकेगा तो ये पत्थर क्या हो जाएंगे, बागड़ के उस पार हो जाएंगे, उस पार हो जाएंगे, फेंसिंग के उस पार हो जाएंगे, है ना।
और अगर हम बात करें ये बीच वाले एरिया में जहां पर भाई फेंसिंग है उसमें अगर वो पत्थर टकराया तो वो यहीं रह जाएगा। सेम केस है, जब अल्फा किरणें स्वर्ण पत्र में से निकलेगी तो जितना एरिया खाली होगा वहां से तो सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। और अगर हम बात करें, और अगर मैं बात करूं जहां पर एरिया ठोस होगा, जहां पर एरिया क्या होगा, ठोस होगा, वहां से वो डिविएट हो जाएगी, या हो भी सकता है वो वापस हो जाएगी। ठीक है, हो भी सकता है वो वापस हो जाएगी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बाढ़ के पास खड़े हो जाओ, है ना, और बाढ़ की और एक पत्थर फेंको। तो एक पत्थर तुम लोगों को फेंकना है, तो देखो तुम जैसे ही पत्थर फेंकोगे, है ना, अगर हम बात करें तो पहली किरण सोने की चादर से होकर गुजरती है। ठीक है, पत्थर हमने जैसे ही फेंका, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अगर तुम देखोगे ध्यान से, जैसे ही तुमने पत्थर फेंका, है ना, तो अगर हम बात करें ये पत्थर उस पार चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि भाई पत्थर का अगर हम बात करें जब फेंका तो इसका जो बाहरी जो वाला हिस्सा था वो क्या था, खाली था। क्या था? खाली था। तो यहाँ से पत्थर जो है वो क्या हो गया, पार हो गया। पत्थर क्या हो गया, पार हो गया। और उस सबने एक ये कंक्लूजन निकाला कि भाई बेसिकली अब देखो यहाँ पर मार्क बनते जा रहे हैं। क्या बनते जा रहे हैं? मार्क बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा किरणें यहाँ पर पड़ रही है। तो पत्थर जब फेंका तो हमें ये पता चला कि भाई फेंसिंग का उतना हिस्सा क्या है, खाली है, तभी पत्थर आर पार हो गया। वैसे ही जब हमने अल्फा किरणें फेंकी स्वर्ण पत्र के ऊपर तो हमने ये देखा कि भाई सीधी निकल गई, सीधी गुजर गई, मतलब एटम का जो अधिकतर हिस्सा है वो क्या है, खाली है। क्या है? खाली है। ठीक है, अब पत्थर बाढ़ से होकर दूसरी ओर चला जाता है जैसा कि अपन ने देखा। ठीक है, चलो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। चलो, तो बाढ़ के दोनों, है ना, तख्तों, अब ध्यान से सुनना, है ना, बाढ़ के ध्यान से सुनो, ठीक है, बाढ़ के दोनों तख्तों के बीच काफी खाली जगह होती है, इसलिए पत्थर बाढ़ से होकर गुजरता है, बाढ़ से होकर गुजर जाता है। काफी खाली जगह थी इसके लिए गुजर गया। अब हम इसकी बात करते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। इसी तरह सोने के परमाणु में भी काफी खाली जगह होती है जहां से अल्फा किरणें गुजरती है। मतलब भाई परमाणु का अधिकतर भाग जो है वो खाली होता है। बट थॉमसन ने तो ये कहा था कि उस पूरे वाला, अगर हम बात करें पूरे एरिया में, कुछ पॉजिटिवली चार्ज वो स्फीयर है भाई, उसके अंदर द्रव्यमान है ना। पर वहां पे तो परमाणु में हमने देखा कि पूरा के पूरा एरिया जो है वो क्या है, खाली है। पूरा की पूरा एरिया जो है वो ज्यादातर अगर हम बात करें खाली है। चलो ठीक है, बढ़े आगे। चलो अब हमने देखा, अब देखो क्या हुई हरकत। ठीक है, अब हमने क्या देखी हरकत वो तुम्हें दिखाते हैं। अब हमने एक और रे डाली, ये डाली, और ऐसे करके वो डिविएट हो गई। क्या हो गई बेटा? डिविएट हो गई। ठीक है, क्या हो गई? डिविएट हो गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई, है ना। वो अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई। ऐसा क्यों हुआ, है ना। मतलब अभी तक हम रेस डाल रहे थे तो क्या हो रहा था भाई, सीधी निकल जा रही थी। अब एक रे गई, मतलब वो अपने मार्ग से विचलित हो गई। ऐसा क्यों हुआ? अब ध्यान से देखो, मतलब दूसरी किरण, सोने की किरण पन्नी से टकराकर वापस मुड़ जाती है। कैसी हो जाती है? बेसिकली वापस मुड़ जाती है। हमने कुछ इस तरीके से उसका अरेंजमेंट करके रखा था, जैसे सोने पट से वो टकराया वापस मुड़ गई। क्या हो गई? वापस मुड़ गई, एकदम वापस मुड़ गई। ऐसा क्यों? मतलब भाई एटम में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उस अल्फा कण को क्या कर रही है, अगर हम बात करें प्रतिकर्षित कर रही है। क्या कर रही है? प्रतिकर्षित कर रही है। मतलब बीच में कोई ना कोई चीज ऐसी ठोस है और उसके ऊपर धनावेशित है ना। क्योंकि ऋणावेशित होती तो देखो, देखो मैंने क्या बताया, जब समान समान चार्ज हो, समान आवेश हो, क्या हो? समान आवेश हो। इसका मतलब क्या? समान आवेश हो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर, है ना, या फिर तुम बोल सकते हो नेगेटिव नेगेटिव। ये हो तो ये क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अब समान आवेश होगा तभी इसमें क्या हुआ है, इनका प्रतिकर्षण हुआ। मतलब परमाणु के अंदर कोई ऐसी धनावेशित कोई चीज है, कोई ठोस चीज है, जिससे टकराकर हमारी जो अल्फा रेज है वो क्या हो, अगर हम बात करें, मुड़ जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो वैसे ही हम यहाँ पर देखोगे, जैसे ही अगर हम बात करें, मैं एक देखो एक पत्थर फेंकते हैं, हमने एक पत्थर फेंका तो वो यहाँ पर टकराकर अगर हम बात करें, क्या हो गया? पत्थर वापस लौट गया। मतलब ये तख्ते से टकराकर वापस लौट गया। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई दूसरा पत्थर बाढ़ से टकराता है और वापस मुड़ जाता है। दूसरा पत्थर बाढ़ से टकराता है और क्या कर जाता है? वापस मुड़ जाता है।
ठीक है। हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्थर तख्ते से टकराता है और पत्थर को अंदर नहीं जाने देता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं, इसी प्रकार सोने के परमाणु में एक धनात्मक आवेशित भाग होता है जो धनावेशित अल्फा कणों को किरणें को, अगर बात करें अल्फा किरणों के मार्ग को, है ना, के मार्ग को बदल देता है। क्या कर देता है? बदल देता है भाई। क्या कर देता है? बदल देता है। अगर हम बात करें, बदल देता है। ठीक है, पक्का? हाँ भाई। तो भाई बेसिकली अब मैं तुम्हें पूरा की पूरा एक्सपेरिमेंट अगर तुम्हें कर दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके का था। वो क्या था? कुछ इस तरीके का था। पहला क्या होता है भाई? पहला ये होता है ऑलमोस्ट कि हमने जब इस किरण को भेजा तो अधिकतर किरणें बिल्कुल सीधे निकल गई, है ना। अधिकतर किरणें जो है वो क्या हो गई? सीधे निकल गई। क्या हो गई? सीधे निकल गई, बिल्कुल सीधी निकल गई, और मतलब कोई डिविएशन नहीं हुआ। कुछ किरणें जो थी वो क्या हो गई भाई? कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित हो गई। क्या हो गई? कुछ किरणें, अल्फा किरणें मार्ग से विचलित हो गई, और कुछ किरणें सीधे, अगर हम बात करें, सीधे 180 का एंगल बनाकर वापस आ गई। क्या कर गई? वापस मुड़ गई। क्या हो गई? वापस मुड़ गई। तो तुम्हारे बुक में एक इस तरीके का दिया होगा कि हमारे पास अगर मैं तुम्हें ध्यान से दिखाऊं, हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक न्यूक्लियस है। क्या है? एक न्यूक्लियस है। यहीं से न्यूक्लियस की खोज हुई है, वो अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होती है। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास ये एक, अगर हम बात करें, एक धनावेशित भाग था। क्या था? अब उन्होंने देखो पूरी चीज बताई। ठीक है, ये एक धनावेशित भाग था, और ये हमारा क्या था? अगर हम बात करें परमाणु, क्या था? परमाणु। इस परमाणु में अगर मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, इस परमाणु में अगर मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, ये हमारा धनावेशित भाग, ये हमारा क्या? परमाणु। जब हमने, और ये हमारा नाभिक, है ना, नाभिक, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे भी बता रहा हूँ। ज्यादातर हमने जब अल्फा रेज भेजी, है ना, ज्यादातर अब जब हमने अल्फा रेज भेजी, अल्फा कण भेजे हमने, ठीक है, ज्यादातर जब हमने अल्फा कण भेजे तो वहां पर क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? वहां पर कोई भी डिविएशन नहीं हुआ। कोई भी डिविएशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि अधिकतर जो भाग था वो स्वर्ण का, अगर बात करें स्वर्ण पत्र में जो सोने के परमाणु थे, ठीक है, उसमें अगर बात करें अधिकतर भाग जो था वो था खाली, तो इसलिए सीधे सीधे रेज निकल गई। कुछ रेस ऐसी रही, है ना, जो इस नाभिक के करीब हुई। अब देखो, तुम्हें पता है ना, कि जब ये नाभिक के करीब थी, क्या थी? नाभिक के करीब थी। तो मैं अगर तुम्हें बताऊं बहुत ही प्यारी सी चीज, ठीक है, ये नाभिक के क्या थी? करीब थी। तो जैसे ही, है ना, ये रेज यहां से निकल रही थी, ये नाभिक के करीब से निकली और अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई। क्यों? क्योंकि देखो ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या है भाई? कौन से आयन है? हीलियम+2 आयन, ये धनात्मक आवेश, और नाभिक पर भी क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है। तो जैसे ये नाभिक के पास से निकली, अपना मार्ग उन्होंने बदल लिया, अपना मार्ग उन्होंने बदल लिया। तो हमने देखा कि भाई ये अपना मार्ग जो है वो क्या हो रही है? बदल ले रही। क्या कर रही है? बदल ले रही है। कुछ किरणें सीधी निकल गई, जो वैकेंट भाग था परमाणु का उसमें से सीधे निकल गई। कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित हो गई। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ ठोस धनावेशित भाग है, जिससे वो, अगर बात करें, अपने मार्ग को विचलित कर लिया। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक किरण गई, ठीक है, और वो वापस सीधे अपने मार्ग में लौट आई, वापस अपने सीधे मार्ग में लौट आई, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें इसमें पढ़ोगे क्या होगा कि बेसिकली लगभग, है ना, अधिकांश किरणें सोने की चादर से होकर गुजरती है। इससे पता चलता है कि जिस हिस्से से धनावेशित अल्फा किरणें वापस लौटती है ना, वह खाली जगह की तुलना में आकार में बहुत छोटा है। मतलब बहुत अधिकतर अगर हम बात करें, जो किरणें थी वो सीधी सीधी हमारे पास, अगर हम बात करें, निकल गई, और फिर बाद में अगर हम बात करें हमें कुछ देखने को नहीं मिला। ठीक है, हाँ, फिर कुछ किरणें ऐसी थी जो वापस लौट आई, है ना, कुछ किरणें जो थी अगर हम बात करें वो वापस लौट आई। ठीक है, हाँ, और उससे हमने देखा कि बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो क्या होगा, अगर हम बात करें वहाँ पर, अगर हम बात करें वहाँ पर कुछ ना कुछ, अगर हम बात करें, ठोस भाग है। ठीक है, कुछ ना कुछ भाग है, अगर हम बात करें ठोस भाग है, और लगभग 20,000 में से एक, है ना, 20,000 में से एक, 20,000 में से एक अगर हम बात करें वापस मुड़ी, है ना, वापस आई, वापस आया। मतलब हमने लगभग, अगर हम बात करें, 20,000 कण फेंके, है ना, अल्फा कण फेंके, उसमें से लगभग एक कण जो है वो वापस, अगर हम बात करें, वापस लौट कर आ गया। ठीक है, वापस लौट कर आ गया। ठीक है, नॉट 180 डिग्री, है ना, नॉट 180 डिग्री, वो वापस लौट कर आ गया।
ठीक है, हाँ, वो वापस लौट कर आ गया। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, 360 अगर हम बात करें वो मुड़ गया। ठीक है, 360 वो क्या हो गया, अगर हम बात करें मुड़ गया। जैसे कि मैं ये जा रहा हूँ, ठीक है, ये जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, और इस तरीके से मैं न्यूक्लियस से टकराया और वापस अगर हम बात करें लौट कर आ गया, वापस लौट कर आ गया। ठीक है, ये आप लोगों को पता है क्या? ठीक है, हाँ, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करो, जल्दी से इसको कॉपी करो। ठीक है, हाँ, ये एकदम वापस लौट कर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, पक्का? अब बेसिकली इनकी बात क्या थी कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से के निष्कर्ष अगर बात कर परमाणु में एक नाभिक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इसने परमाणु के नाभिक के बारे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसमें परमाणु के नाभिक में कि इन्होंने लिखना है ना, हर जगह इसने जहां लिखा है वहां इन्होंने लिखना के बारे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। क्या दिया भाई? देखो, पहला ये था कि परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, तभी अल्फा कण जो है अपने मार्ग से विचलित हो रहे थे, तभी अल्फा कण वापस लौट कर आ गए। अब सोचो अगर ऋणावेशित होता तो क्या होता? वो अल्फा कण वहां जाकर चिपक जाते। क्यों? क्योंकि जो असमान आवेश होते हैं, मतलब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो वो आपस में जाके क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब वो वहां पर क्या हो जाता है? चिपक जाता। इस तरीके की चीजें हो जाती। तो ठीक है, तो परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, पहली चीज। दूसरी चीज यह थी कि परमाणु का नाभिक अत्यंत सघन एवं कठोर होता है, बहुत ही छोटा होता है। कितना होता है? बहुत ही छोटा होता है, अगर हम बात करें, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी परमाणु का नाभिक समग्र परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, जो हमने डिस्कशन किया। ठीक है, अच्छा, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के, है ना, परमाणु की त्रिज्या से लगभग 10 गुना छोटी होती है ना, 10 गुना छोटी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बात करें, ये जो तुम फुटबॉल का ये अगर हम बात करें क्रिकेट का स्टेडियम देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो? क्रिकेट का स्टेडियम देख रहे हो ना। इस क्रिकेट के स्टेडियम में तुम ये अज्यूम कर सकते हो कि पूरा की पूरा क्या है, अगर हम बात करें परमाणु है, और इसके अंदर एक छोटी सी जो बॉल है ना, एक छोटी सी जो बॉल है, वो अगर हम बात करें हमारा क्या है, अगर हम बात करें हमारा अगर हम बात करें एक, या फिर तुम बोल सकते हैं मटर, है ना, लगभग एक मटर के आकार के समान है। किसके समान है? अगर हम बात करें मटर के आकार के समान है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा नाभिक होता है। चलो, अब इसकी अगर हम बात करें, है ना, ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं, इसकी विफलताओं की बात कर लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हाँ, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का एक बड़ा दोष या दोष यह है कि परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं कर सकता, मतलब वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। अगर हम बात करें रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है, वो परमाणु की स्टेबिलिटी या परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बताया। ठीक है, बेसिकली क्या होता है बेटा, ये जो सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ना, अभी पढ़ रहे हैं, या फिर तुम जब भी पढ़ने बैठते हो, तो एक बात हमेशा याद रखना कि हमें ना रिवाइज करते रहना चाहिए। अक्सर बच्चे बोल दिया करते हैं कि सर हमने तो पढ़ लिया है ना, तो क्या हमारी ड्यूटी वहां खत्म हो गई? नहीं, आपकी वहां ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुआ। एक बात हमेशा याद रखना कि करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब जितना तुम करत करत अभ्यास थे, मतलब जितना तुम अभ्यास करोगे, ठीक है, करत करत अभ्यास थे जड़मती होते सुजान, ठीक है, उतना तुम उसमें परिपक्व होते चलोगे। रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान, मतलब जब तुम कुएं के पास जाओगे, है ना, तो वहां पर तुम देखोगे कि जो रस्सी से खींच खींच कर जो पानी निकाला करते हैं ना, कई महिलाएं निकाला करती हैं, वो रस्सी से खींच खींच कर जब पानी निकाला करती है, तो वहां उस सिल के ऊपर, उस सिल के मतलब उस पत्थर के ऊपर इतने बड़े बड़े निशान बन जाते हैं, है ना, कि एक रस्सी ने, देखो सोचो, रस्सी के लिए संभवतः कितने, अगर हम बात करें, इतने हार्ड पत्थर के ऊपर निशान बना सकते हो, बट उस रस्सी ने कर दिखाया, उस पत्थर के ऊपर उसने निशान बना दिया। हम मनुष्य ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमारे मनुष्यों का ऐसा नेचर होता है कि हमारे लिए कोई चीज असंभव नहीं है। हम सोच लिया करते कि अरे यार मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। एक बात मैं तुम्हें बहुत प्यारी बताऊं, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि हम जो हैं, हमारे पास जो स्किल्स हैं, है ना, वो इस ब्रह्मांड में किसी जीव के पास नहीं है। हमारे पास जो स्किल्स हैं, हम फोड़ सकते हैं अपने जीवन में, कुछ भी कर सकते हैं। मनुष्य चाहे अपनी इच्छा से तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल।
एक बात बताओ, है ना, क्या तुम्हारे पास रिसोर्सेस नहीं है? चलो ठीक है, नहीं है, अच्छी बात। और क्या? सर मैं वो उस फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आता हूं। और क्या? सर मैं अगर बात करें मेरे पास वो बुक्स नहीं है जिससे वो मैं पढ़ सकूं। और क्या? ये चीज है। अच्छा एक बात बताओ, उन लोगों के पास जिनके पास बुक्स है, क्या वो अच्छे से पढ़ पा रहे हैं? क्या वो अच्छे से पढ़ पा रहे हैं? अधिकतर नहीं। तो बेटा रिसोर्सेस के चीज के पीछे तुम ये मत भूल जाओ कि तुम मनुष्य हो, तुम इंसान हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, भले हमारे पास रिसोर्सेस नहीं हो, भले हमारे पास कोई ऐसा पैसा नहीं हो, बहुत ज्यादा पैसा नहीं हो, तुम्हारे पास एक चीज है जो तुम अपने अंदर लेकर घूमते हो, वो है जज्बा कुछ कर दिखाने का। तो एक बात हमेशा याद रखना कि कभी एक्सक्यूजेस मत देना कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये कभी मत सोचना। या मेरे साथ ये हो गया था, मैंने इतने ज्यादा स्कोर नहीं कर पाया। तुम्हारे पास एक चीज है तुम्हारे अंदर, वो है तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा हौसला। और वो तुम्हारे अंदर इतना है, मुझे पता है, वो तुम्हारे अंदर इतना है कि वो जो एक्सक्यूजेस है ना, जो अक्सर बच्चे दे दिया करते हैं कि अगर मेरे पास ये वो नहीं है, ये मेरे पास ये नहीं है, वो तुम्हें ले डूबेगा, वो तुम्हें जरूर ले डूबेगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि मेरे अंदर वो जज्बा है कुछ कर दिखाने का, मेरे अंदर वो हौसला है कि मैं, है ना, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। और अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बेटा एक बात याद रखना, है ना, कभी भी अपनी जिंदगी में एक्सक्यूजेस मत देना, कभी अपनी जिंदगी में ये मत कहना कि अगर वो होता तो मैं ये बन जाता, अगर ये होता तो मैं वो बन जाता। ठीक है ना बेटा? कई एक बात बताओ, है ना, तुम्हारे पास हाथ है, तुम्हारे पास पैर है, ठीक है, फिर भी तुम बहुत अच्छा कुछ कर रहे हो। उन कई लोगों के पास वो भी नहीं होते, ठीक है, कई लोगों के पास वो भी नहीं होते। कई ऐसे, मतलब ऐसा हमारे विकलांग भाई बहन होते हैं, वो ऐसा करते हैं कि भाई जो पैरा ओलंपिक्स होते हैं या कई ओलंपिक्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो विकलांगों का मतलब खेल होता है, उसमें जाकर ना इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं जो एक अच्छा खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर सकता। सोचो। तो उनके पास क्या है भाई? उन्होंने क्या हिम्मत हारी क्या? नहीं। लोगों की तरह मत सोचो कि यार बस, है ना, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो मैं तो चला, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरा जीवन यही खत्म। ऐसा मत सोचो, ठीक है? ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो रदरफोर्ड जो है वो परमाणु के, अगर बात करें स्थिरता की व्याख्या नहीं कर पाया। क्या होता था कि रदरफोर्ड ने ये बात कही थी, क्या कही थी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रदरफोर्ड ये कहता था कि भाई ज्यादातर जो भाग है वो क्या है, खाली है, और इलेक्ट्रॉन है ना इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहता है। और यहां पर बीच में क्या होता है, नाभिक। और जो इलेक्ट्रॉन है वो देखो इससे दूर रहता है, किससे? नाभिक से दूर है, ठीक है। तो ये धीरे 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 करके अपनी एनर्जीज को क्या करता है, रेडिएट करते रहता है। अगर बात करें विकिरणों के रूप में, ठीक है, क्या करते रहता है, अगर बात करें रेडिएट करते रहता है, मतलब एनर्जी धीरे धीरे क्या करता रहता है, रिलीज करते रहता है। तो वही एनर्जी रिलीज करते रहता है और एक समय ऐसा आता है कि वो नाभिक में समा जाता है। क्या हो जाता है? नाभिक में समा जाता है। ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है। तो वृत्ताकार कक्षा में कोई भी कण त्वरण से गुजरता है, ठीक है। इनका सभी का क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का मतलब उन्होंने ये बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी, मतलब हम किसी एक वेग से जा रहे हैं और एकदम से उनका क्या हो जाए, अगर हम बात करें वेग में चेंज आ जाए, है ना। चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाती है, अगर हम बात करें, वो कहलाता है त्वरण, ठीक है। हाँ, वेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है, ठीक है। तो त्वरण के दौरान आवेशित कण ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, मतलब ये जब घूमते हैं ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। इस प्रकार घूमने वाला इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खो देता है और अंततः नाभिक में गिर जाता है। यदि ऐसा होता तो परमाणु अत्यधिक अस्थिर होता और इसलिए पदार्थ उस रूप में मौजूद नहीं होता जैसा हम जानते हैं। मतलब एक समय ऐसा आता कि सारे सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक में चले जाते, फिर क्या परमाणु एग्जिस्ट करता? नहीं करता ना। क्या परमाणु एग्जिस्ट करता? नहीं करता। तो यही इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं कि परमाणु अगर हम बात करें काफी स्थिर होता है, बहुत, अगर हम बात करें काफी स्थिर होता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो अब इनकी अगर हम बात करें, अगर बात करें कि परमाणु की स्थिरता को समझाने और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के खिलाफ आपत्ति को दूर करने के लिए नील्स बोर ने 1913 में परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एक नई व्यवस्था को बताया, है ना। एक नई व्यवस्था को बताया किसने? नील्स बोर ने बताया। किसने बताया? नील्स बोर ने बताया। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हमने सीखा क्या है? यहां पर हम क्या देख रहे हैं? गलती हुई,
फिर उससे अच्छा अगर हम बात करें कोई साइंटिस्ट ने एक प्रपोजल लेकर आया, वहां पर उस चीज का सुधार हुआ, फिर वहां थोड़ी गलती थी, फिर अगले साइंटिस्ट ने उस चीज को दूर करा, फिर थोड़ी गलती थी, फिर अगले साइंटिस्ट ने दूर किया। तो बेटा एक बात याद रखो, इन्होंने हार नहीं मानी तो तुम कौन होते हैं अपने जीवन में हार मानने वाले? तुम कौन होते हो? तो जीवन में कभी हार नहीं मानना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एकदम हौसला रखना, एक जज्बा रखना, है ना। जिंदगी में कभी एक्सक्यूजेस मत देना, कभी ये मत बोलना कि मेरे हाथ से अगर वो मिल गया, है ना, वो मिल जाता तो मैं जिंदगी में बहुत कुछ कर जाता, ये मिल जाता तो बहुत कुछ कर जाता। अभी भी तुम्हारे पास बहुत कुछ है ना, करने को लिए, तो उसके ऊपर फोकस करो, है ना। और इस राह में फिजिक्स वाला हमेशा तुम्हारे लिए साथ में, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो भाई नील्स बोर की परमाणु की स्थिरता बताई कि ये जो नाभिक होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और जब वो नॉर्मली रिवॉल्व करते हैं, मतलब उनको ना एनर्जी दी है ना ली है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो स्थिर रहती है। तो देखो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, वो नाभिक में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को उन्होंने दिखाया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो नील्स बोर जो थे, है ना, नील्स बोर थे, इनका जन्म 7 अक्टूबर 1885 को कोपेनहेगन में पैदा हुए, है ना। इनका जन्म यहाँ हुआ, ठीक है। हाँ भाई। फिर बेसिकली अगले मैं बात करूं, उन्हें 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में भौतिकी का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। देखो वहीं पर पैदा हुए, है ना। और एक समय आया कब, 1916 में उन्हें उस अगर बात करें विश्वविद्यालय में, अगर बात करें नील्स बोर, है ना, या नील बोर, है ना, उनमें अगर बात करें उनको बेसिकली प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगली अगर मैं बात करूं कि 1922 में परमाणु की संरचना पर उनके काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्रोफेसर बोर की अनेक रचनाओं में से 3 पुस्तकों के रूप में दिखाई देती हैं। कितनी पुस्तकें दिखाई देती हैं? उनकी 3 पुस्तकें दिखाई देती हैं। पहला, स्पेक्ट्रा और परमाणु संविधान का सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत और प्रकृति का वर्णन, उसकी प्रकृति का वर्णन, ये सारी चीजें हमने को देखने को मिलती है, ठीक है। अब उनके भाई परमाणु मॉडल क्या था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित एवं स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। निश्चित और स्थायी वृत्ताकार मतलब ये नाभिक है, ठीक है। इसके निश्चित अगर हम बात करें और स्थायी वृत्ताकार अगर हम बात करें कक्षाओं में क्या लगाते हैं? वो चक्कर लगाते हैं। दूसरा, प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल भी कहते हैं। मतलब इस वाली कक्षा की देखो रहे हो तुम, इस वाली कक्षा की जो ऊर्जा होगी वो कुछ स्थिर होगी, ये वाली कक्षा की ऊर्जा जो होगी वो स्थिर होगी, ये वाली कक्षा की जो ऊर्जा होगी वो स्थिर होगी। ऐसे ऐसे हर कक्षा की ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? स्थिर होती है, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर। इन कक्षाओं में चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और ना तो ऊर्जा का स्तर करता है, उत्सर्जन करता है। देखो अगर इसमें वो कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है, तो ना तो वो अगर हम बात करें ऊर्जा का क्या करेगा, अगर हम बात करें उत्सर्जन करेगा, और ना ही अगर हम बात करें उसको ग्रहण करेगा, अवशोषण करेगा। ऊर्जा का अवशोषण करने पर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में तथा ऊर्जा का उत्सर्जन करने पर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से उस स्तर से संक्रमित हो अगर बात करें संक्रमित हो जाता है। इन कक्षाओं को 1, 2, 3 या KLMN के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बहुत प्यारी सी लाइन है, मैं तुम्हें बताने का प्रयास करता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कैसे, देखो ध्यान से सुनो। क्या होता है, एक बात बताओ, मेरे पास 2 चीज है, मेरे पास 2 चीज है, ठीक है। एक ये वस्तु है, ठीक है, और एक ये है, बताओ। और पृथ्वी अगर हम बात करें है, बताओ ऊर्जा किसकी, इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है? बताओ, इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा? ये वाले की, ऊपर वाले की ऊर्जा ज्यादा है, नीचे वाले की ऊर्जा ज्यादा? देख लेते हैं भाई। तो तुम देखोगे, ठीक है, यहां पर क्या होता है, कुछ फोर्सेस होते हैं जिसको अपन बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षी बल, जिनके अगेंस्ट हम अगर कार्य करते हैं तो वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे कि ये जमीन पर पड़े थे, ये जमीन पर पड़े थे, ऐसे जमीन पर पड़ा, तो मैंने इसके खिलाफ वर्क करता गया, वर्क करता गया, जितना भी कार्य कर रहा हूं ऊर्जा के रूप में संचित होते जा रहा है ना। यहां तक मैंने कार्य करते लाया और इसको यहां तक ले आया। तो ये जो पेन है, जहां तक मैंने इसको लेकर आया हूं, ये एक ऊर्जा, अगर बात करें इसकी ऊर्जा बन चुका है ना। जितना मैंने इसके ऊपर कार्य किया ये क्या बन चुका है? ऊर्जा बन चुका है। मैंने एक ऐसे बल के खिलाफ कार्य किया, मतलब गुरुत्वीय बल, एक ऐसे बल के खिलाफ कार्य किया जहां पर क्या हो गया कि जैसे ही मैंने उसके ऊपर कार्य किया वो क्या हो गया? ऊर्जा बन चुका है ना। क्या कर चुका है? जो कार्य है वो ऊर्जा में बदल चुका है। अब मैं देखो यहां तक लाने में मेरे को कार्य करना पड़ा, अब उस ऊर्जा का उपयोग करके ये वापस नीचे चल जाएगा। देखो ये नीचे आ गया, क्यों? यहां से यहां तक ले जाने में क्या हुआ? मैंने कार्य किया, और वो जो कार्य किया वो ऊर्जा में बदल गया और वो यहीं तक है।
ठीक है, यहीं तक है। और मैं जैसे ही इसको छोड़ूंगा मेरे को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी बल को हम बोलते हैं संरक्षी बल। तो जितना, अब देखो जहां से ये वाले की ऊर्जा ज्यादा होगी या ये वाले की, भाई इसके लिए ज्यादा कार्य करा होगा मैंने, तो इसकी ज्यादा ऊर्जा होगी, इसकी ज्यादा ऊर्जा होगी। वैसे ही न्यूक्लियस से जो जितना दूर होगा, देखो इसकी ऊर्जा कुछ अलग होगी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक लेकर गए, फिर और दूर लेके गए, फिर और दूर लेके गए। तो जैसे जैसे हम इस तरफ जाते हैं, ऊर्जा जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो तुमसे अगर कोई पूछ ले के वाले की ऊर्जा क्या है, भाई कम है, उससे ज्यादा एल की, उससे ज्यादा एम की, उससे ज्यादा एन की। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ऊर्जा स्तर की बात चल रही है, ठीक है, पक्का। चलो, तो अब हर ऊर्जा स्तर द्वारा धारण किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या एक सीमा होती है, ठीक है, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा अगर बात करें तो मैं बताता हूं। परमाणु के किसी भी ऊर्जा स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² द्वारा दी गई है, जहां n ऊर्जा स्तर की संख्या है, जहां n ऊर्जा स्तर की संख्या है। ध्यान से अगर तुम देखोगे, है ना, पहली वाली कक्षा के अंदर कितने आते थे, 2। कैसे, मैं बताऊं। अगर तुम्हें याद है ये वाला एक फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें सिखाया था, क्या सिखाया था तुम्हें, ये वाला फॉर्मूला याद है, क्या है, वो है हमारा 2n²। क्या है, 2n²। कौन सा है, 2n², ठीक है ना। क्या है हमारा फॉर्मूला, वो है हमारा 2n² फॉर्मूला, ठीक है। क्या है हमारा 2n² फॉर्मूला, ठीक है। चलो 2n² दिखा देते हैं क्या होता है। तो जब मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि पहले वाले, अगर हम बात करें ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले वाले ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जब n की वैल्यू जैसे ही तुम 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर, आ जाएगा n की वैल्यू मैंने जैसे ही 1 रखा तो आंसर आ जाएगा हमारा 2, है ना। 1 का स्क्वायर कितना होता है, अगर बात करें 1, और 1 × 2 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। वैसे ही मैं जब n की वैल्यू कितना रख दूं, 2 रख दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, है ना, और इंटू 2 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब फर्स्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये वाले रहे, देखो 1 और 2, ये 2 हो गए। सेकंड वाली एल में कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। पर एन की वैल्यू क्या रख दो भाई, एन की वैल्यू 3 रख दो, है ना। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट वाली में कितने रहेंगे, अगर बात करें थर्ड वाली में कितने रहेंगे, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर जब n की वैल्यू तुम 4 रख दोगे, है ना, n की वैल्यू क्या रख दोगे, अगर हम बात करें 4 रख दोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 32, 32 इलेक्ट्रॉन उसमें बन सकते हैं, 32 के। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 16, अगर बात करें तीसरे में कितना 18, और चौथे में 32। इस तरीके से चीजें रखी जाती, ठीक है, पक्का। चलो अपन बढ़ते हैं, अगर बात करें आगे, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली एक बात और याद रखना कि जो बाह्यतम कक्ष है, जो क्या है, अगर हम बात करें बाह्यतम कक्ष है, बाह्यतम कक्ष है, उसमें अगर हम बात करें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होते, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होते, नहीं होते हैं। मतलब इसका एग्जांपल है ना, अपन नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अभी मैं तुम्हें बता देता हूं कि किसी का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट देखेंगे, तो तब हम उसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक छोटा सा बात बता देता हूं, पर ध्यान से सुनो। मतलब देखो, अंदर वाले में 18 32 हो सकते हैं, बट लास्ट वाले में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। अंदर वाले में 18 32 रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लास्ट वाले में अगर बात करें, हम बेसिकली 8 से ज्यादा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि 8 वाला जो होता है वो सबसे बाह्यतम कक्ष होता है, बाह्यतम कक्ष होता है, जिसको हम बोलते हैं संयोजी कक्ष। क्या बोलते हैं? संयोजी कक्ष। क्या बोलते हैं? संयोजी कक्ष। तो बेटा आज का जो लेक्चर था, है ना, आज का जो लेक्चर था मेरे प्यारे बच्चों, वो काफी ज्यादा, अगर बात करें, अच्छा खासा, है ना, तुम बोल सकते हो टफ था, है ना। क्या करता था? टफ था, ठीक है। क्या था? टफ था। बट बेसिकली आज तुम्हें सीखना है ना, आज तुम्हें सीखना है, ठीक है। तो उसको थोड़ा टाइम देना, ठीक है, थोड़ा टाइम देना, अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट डालना, ठीक है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना जितना मैंने तुम लोगों को बताया। क्योंकि कोई भी कार्य जो है वो मनुष्य के लिए असंभव नहीं है ना। हमारा माइंडसेट होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि वो मेरे से कार्य नहीं होगा, वो लक्ष्य में प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। बट हमेशा बात याद रखना बेटा कि तुम ही सर्वोत्तम हो, है ना। कभी अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करना। तुम जो हो वो सबसे बेस्ट हो और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए पर्याप्त हो। बिल्कुल अपने जीवन में तुम फोड़ सकते हो।
तो अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अगर सपनों को पूरा करना है, तो कभी अपना जज्बा, अपने हौसले को मत खोना, क्योंकि आप ही किसी भी लक्ष्य के लिए पर्याप्त हो, उसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हो, है ना। सर्वदा स्मर्यन्ता तुम पर्याप्तः, हमेशा ध्यान रखो कि तुम किसी भी लक्ष्य के लिए पर्याप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद, बाय बाय।